वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ अपने चौहान लर्निंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरओ पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 काव्य भाग का पतंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इनका कवि परिचय। इस कविता के राइटर हैं आलोक धनवा जी। जीवन परिचय देख लेते हैं सबसे पहले हम इनका। आलोक धनवा जी का जीवन परिचय है। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और इनकी साहित्य सेवा के कारण ही इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया था। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया था। पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में इन्होंने भागीदारी प्रदान की। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो पहली कविता जनता का आदमी, जो कि सन 1972 में प्रकाशित हुई। पहली कविता का नाम क्या है? जनता का आदमी। और किस सन में प्रकाशित हुई? 1972 में। इसको हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। उसके बाद भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। अब हम देखते हैं इनका काव्यगत विशेषताएं। ठीक है। कवि की 1975-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ। ठीक है, इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। अब हम देख लेते हैं इसकी भाषा शैली। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं और इनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। इन्होंने अलंकारों का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कविता का प्रतिपाद्य क्या, कविता का सार क्या है। एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम इसकी कि इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, फिर हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कविता का सार। पतंग कविता कवि की दुनिया रोज बनती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस चीज को आप याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पतंग कविता कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई थी। पतंग कविता कवि की दुनिया रोज बनती काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं, इच्छाओं और बच्चों के मन में जो उमंगे होती है उन सब का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। और पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उनके पास जाना चाहते हैं। ये कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, मृदंग मतलब ढोल, ढोल बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका सार। पहले तो हमने इस कविता का प्रतिपाद्य देखा, अब सार देख लेते हैं एक शॉर्ट में। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया है। बच्चे पतंग उड़ाने लगे तथा सीटियों और किलकारियां मारने लगे। सीटियों और किलकारियों की आवाज चारों तरफ गुंजायमान हो रही थी। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती जिसके कारण सारी धरती को वे नापना चाहते हैं। वे मकान के छतों पर बेसुध होकर इधर उधर दौड़ते हैं मानो उनके लिए छतें भी नरम हो और खेलते हुए उनका शरीर बहुत ही रोमांचित हो जाता है
और इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ने से लगते हैं और कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं, और इसके बाद इनमें साहस और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये तो पढ़ी हमने शॉर्ट समरी, अब हम देख लेते हैं इसका भावार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका भावार्थ। कविता। सबसे तेज बौछारें लग गई, भादो गया, सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अभी हम इसका भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ ये कुछ भादो मास महीने का नाम है भादु। शरद शरद ऋतु, उजाला, झुंड यानी समूह, इशारों से यानी संकेतों से, मुलायम यानी बिल्कुल कोमल, और रंग बिरंगी, बांस की लकड़ी, एक पतली सी जो लकड़ी की डंडी होती है ना, उसको कहा गया है यहाँ पर रंग बिरंगी बांस की लकड़ी, नाजुक मतलब कोमल, और किलकारी मतलब खुशी में चिल्लाना। तो अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। पहले प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है, और इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। और प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों में वह बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सजीव और सुंदर चित्रण किया है। तो अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती है वे समाप्त हो गई है। बारिश का मौसम आया और अब चला गया, है ना। और अब तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। भादो का महीना, बारिश का महीना की विदाई हो गई है ना, बारिश का मौसम चला गया है, और अब किसका आगमन हुआ? शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। जुलाई अगस्त का महीना होता है, उसको भादो का महीना कहते हैं, जब बारिश आती है। और उसके बाद फिर आती है हल्की हल्की सर्दी का समय आता है ना, सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, तो उस समय शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। भादो भादो के बारे में क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है तो सारी तरफ बादल घुमड़ते हैं और चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो जाता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भादो का महीना था वो उसका अंधेरा खत्म हो चुका है और अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। तो अब शरद ऋतु का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। तो इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा दिखाई देती है। अर्थात जो शरद ऋतु का जो सूर्य उदय होता है, सूरज के उगते समय जो लालिमा होती है वो किस प्रकार लग रही? सूरज की लालिमा जैसे कि खरगोश की आंखों जैसी लालिमा लिए सूरज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ शरद ऋतु के जो सवेरे की उपमा किससे की गई है? सूरज के खरगोश की आंखों जैसी लालिमा से उसकी तुलना की गई है ना। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। शरद ऋतु को एक कवि ने एक बालक के समान माना है। तो जो शरद ऋतु का जो सवेरे का प्रकाश है, जो सूरज की रोशनी है, वो ऐसी लग रही है कि जैसे खरगोश की आंखों जैसी लालिमा लिए हुए है। ठीक है। यहाँ कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। ठीक है। आगे फिर कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि जो शरद ऋतु है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, चमकीली साइकिल इसलिए कहा क्योंकि शरद ऋतु के जो सुबह की जो सूरज की रोशनी है वो बहुत उसके सूरज की रोशनी का जो प्रकाश है वो ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु की नई चमकीली साइकिल है। सूरज का प्रकाश को यहाँ नई चमकीली साइकिल की उपमा दी गई है। और तेज गति से चलते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है। तेज गति से चलते हुए यानी शरद ऋतु के पहले जितनी भी ऋतुएं आई उन सभी को पार करते हुए अब शरद ऋतु आई है, जोर जोर से घंटी बजाते हुए। मतलब ऋतु के बाद एक ऋतु जो आती है ना, तो हर ऋतु अपना अपना इफेक्ट दिखाती है। तो उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को कहा है कि जोर जोर से घंटी बजाते हुए, कि हर ऋतु अपना प्रभाव दिखाकर बीत गई है। और अब जो शरद ऋतु आई है वो इन सभी ऋतुओं को पार करते हुए पुलों को, सभी
बीती हुई जो ऋतु है उन सभी पुलों को पार करते हुए, सभी ऋतुओं को पार करते हुए आ चुकी है शरद ऋतु, है ना। पीछे वाली ऋतुओं जो बीत गई है, तो उस ऋतुओं के रास्ते को कहा गया है कवि ने पुलों को पार करते हुए। मतलब शरद ऋतु से पहले जो वर्षा ऋतु आई, भादों का महीना आया है, वो सारी ऋतुओं को पार करते हुए अब शरद ऋतु आ चुकी है। तो जो शरद ऋतु है वो अपनी तेज प्रकाश को फैलाए हुए सभी ऋतुओं को पार करते हुए अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। तो वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। तो यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि जो शरद ऋतु है उसकी जो सुबह की सूर्योदय का जो प्रकाश है शरद ऋतु का, वो ऐसा लग रहा है कि मानो खरगोश की आंखों का लाल लाल लालिमा लिए सूरज उदय हुआ हो, है ना। फिर कवि कहता है कि शरद ऋतु जो अपने प्रकाश इतना अधिक फैला हुआ है, शरद ऋतु का जो सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है वो इतना चमक रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो शरद ऋतु जो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर घंटी से बजाते हुए अपने सभी बीती हुई ऋतुओं को पार करके, मतलब सभी पुलों को पार करते हुए अब शरद ऋतु आ चुकी है। और वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड को बुला रही है। मतलब शरद ऋतु अपने चमकीले प्रकाश से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है पतंग उड़ाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह शरद ऋतु का जो माहौल है सूर्योदय के समय का, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चमक है, सूरज की रोशनी की चमक है और एक उत्साह है, चारों तरफ हरियाली है, रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर घूम रही है। तो ये सारा वातावरण जो है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है पतंग उड़ाने के लिए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो शरद ऋतु है वो अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के झुंड को बुला रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दूसरे शब्दों में कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। जब शरद ऋतु आती है, जब चारों तरफ सूर्योदय का प्रकाश लालिमा लिए हुए है, चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है, प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में एक नई चमक है, एक नई उत्साह है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। कवि ये कहता है आगे कि शरद ऋतु ने आकाश को इतना अधिक मुलायम कर दिया है कि जो पतंग है वो और अधिक ऊपर उड़ सके, और वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कि शरद ऋतु ने जो है आकाश को मुलायम बना दिया है और चारों तरफ ऐसा उत्साह का माहौल बना दिया है कि जो दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज, सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज यहाँ किसके लिए कहा गया है? पतंग के लिए। जो पतंग है वो बहुत हल्की होती है, पतले कागज से बनती है ना, और रंग बिरंगे कागज की होती है, तो सबसे हल्की होती है और रंगीन होती है। तो इसलिए कवि ये कह रहा है कि चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है ना, और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यानी पतंग उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। बच्चे जो है सबसे पतले कागज की और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग जो होती है वो बहुत हल्की होती है, और हल्की होती है इसलिए वो आकाश में और ऊंचाई पर उड़ती है। तो ये कवि यहाँ यही कह रहा है कि बच्चे जो है पतले कागज की और बांस की पतली कमानी से बनी पतंग को और अधिक ऊंची उड़ा सके, क्योंकि शरद ऋतु ने आकाश को एकदम मुलायम कर दिया है, चारों तरफ उत्साह का माहौल है। तो ऐसे माहौल में जो पतले कागज की बांस की बनी हुई रंग बिरंगी जो पतंग है वो और अधिक ऊंची उड़ेगी। और इन पतंगों को उड़ता देखकर जो बच्चे हैं सीटियां किलकारियां मारने लगते हैं। सभी बच्चे पतंगों को आकाश में ऊंचा उड़ते हुए देख के खुश हो रहे हैं, और इसी खुशी में वे सीटियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। किलकारियां मतलब खुश होना, चहकना। और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी चारों ओर दिखाई देने लगती है। तो बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। सभी तरफ रंग बिरंगी तितलियां नजर आ रही है, और जो बच्चे खुशी से इधर उधर छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसमें विशेष देख लेते हैं हम। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है ना, और बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही अनूठा वर्णन किया गया है। शरद ऋतु का यहाँ मानवीकरण किया गया है। इस पूरे प्रसंग में उपमा, अनुप्रास, लेश, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार वहाँ जहाँ सूरज की जो लालिमा है जिसकी तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंखों से, तो वहाँ उपमा अलंकार है ना। और जहाँ एक शब्द एक जैसे दो दो बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार है।
और जहाँ एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं वहाँ श्लेष अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर एक शब्द बार बार प रिपीट है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। फिर है इसमें खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली है। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पद। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इसका भावार्थ देखते हैं। ये शब्दार्थ देख लेते पहले हम। कोमल नरम अनुभूति के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ कपास, मतलब एक कोमल और नरम अनुभूति के लिए कपास का प्रयोग हुआ है यहाँ। बेसुध मतलब मस्त, मृदंग मतलब ढोल जैसा वाद्य यंत्र। ठीक है। पैंग बना है ना झूला झूलना, डाल मतलब शाखा और लचीला मतलब वेग, एक लचीली गति। अक्सर मतलब प्राय, रोमांचित मतलब पुलकित होना, खुश होना, महज मतलब केवल, सिर्फ। अब प्रसंग देख लेते हैं हम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 संकलित कविता पतंग से लिया गया है। ठीक है। ये इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी है और कवि ने इसमें प्रकृति में आने वाले परिवर्तन और बालक के मन की जो चेष्टाएं हैं, जो बालक के मन की हाव भाव हैं, उन सभी का यहाँ पर यथार्थ सजीव चित्रण किया है। अब हम देख लेते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर जो है वो बहुत ही कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं कि मानो कपास की नरमी और लोच लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। मतलब जैसे कपास होता है, कपास क्या रुई का फोहा को कहते हैं, एकदम सफ़ेद होता है, सॉफ्ट नरम नरम होता है। तो बच्चों का शरीर भी ऐसा लगता है कि जैसे कपास की जैसे एकदम नरम हो, शरीर उनका कोमल है। और वे भी ऐसा लगता है कि कपास की नरमी और लोच और कपास की जैसी कोमल शरीर लेकर पैदा हुए हैं। और उनकी इस कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। जब वे छतों पर इधर से उधर पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती भी उनके कोमल पैरों को स्पर्श करने के लिए उत्सुक है। और वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। और जब वे छतों पर इधर उधर भागते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती स्वयं उनके पैरों के पास उनको छूने के लिए, उनके कोमल कोमल पैरों को छूने के लिए उनके पास दौड़कर आती हैं। और दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। और बच्चे अपनी मस्ती में इतने बेसुध होते हैं कि उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है। वो अपनी पतंग उड़ाने की खुशी में इतना भूल जाते हैं कि छत जो फर्श है, छत का फर्श वो कठोर है। उन्हें तो सिर्फ पतंग की ऊंचाई ध्यान रहती है, उनका ध्यान तो सिर्फ इस पर है कि पतंग कितनी ऊंची उड़ सके। तो वो अपनी खुशी में इतने मस्त रहते हैं, इतने बेसुध रहते हैं कि उन्हें ये चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है कि कठोर छत जो है, छत का फर्श वो कठोर है ना। तो उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। कवि कह रहे हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उनके पैर इतने कोमल होते हैं कि जो कठोर छत होती है, छत का जो फर्श होता है वो भी उनके पैरों की कोमलता से छत का जो फर्श है वो भी नरम हो जाता है, फर्श भी वो छत का कोमल लगता है। तो और उनकी पच्चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। और जो बच्चे है ना, एक छत के एक कोने से दूसरे कोने में भागते हैं पतंग उड़ाने के लिए, कभी पतंग नीचे आती है तो फिर डोरी खींचते हैं, फिर इधर भागते हैं। तो जो उनकी पैरों की जो आवाज़ होती है, पच्चाप यानी पैरों की आवाज़, तो जो उनके पैरों की चलने की आवाज़ होती है छत पर, तो वो ऐसी लगती है कि सारी दिशाओं में जैसे मृदंग मीठा स्वर उत्पन्न हो गया है। मृदंग जैसा मीठा स्वर मतलब जैसे कि ढोल का मीठा स्वर सुनाई दे रहा है। और वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले के पैंग की तरह आगे पीछे आते हैं। झूले के पैंग की तरह क्या होता है, झूला होता है ना, रस्सी वाला झूला। जब हम झूलते हैं तो रस्सी कभी आगे जाती कभी पीछे आती है। तो इसलिए इसकी तुलना यहाँ झूले से की गई कि झूले की पैंग की तरह लगता है। सॉरी। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि झूले की पैंग की तरह कभी वे आगे आ रहे हैं तो कभी पीछे आते हैं। और उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। और बच्चों के शरीर में जो लचीलापन होता है वो कैसा होता है, डाली की तरह। डाली, पेड़ की डाली ऐसी होती है ना, उसको कभी झुकाते हैं तो कभी वो इधर झुक जाती है, कभी ऊपर करते हैं ऊपर हो जाती है। तो बच्चे का शरीर भी ऐसे ही डाली की तरह लचीला होता है, कोमल होता है। वो कभी इधर मुड़ते हैं, कभी इधर भागते हैं। तो कवि ने इसलिए यहाँ बच्चों के शरीर की तुलना किसी की कि डाली की तरह उनके शरीर में एक लचीलापन होता है।
जिसको वो कभी भी किसी भी तरह घुमा लेते हैं, कहीं भी किसी भी तरह अपने शरीर को आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे दौड़ते हैं। तो इसलिए कहा है कवि ने कि बच्चों का शरीर वो डाली की तरह लचीलापन लिए हुए होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों को ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो छत के एकदम कोने पर आ गए हैं और यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता। यहाँ उन्हें कोई बचाने भी नहीं आता छतों पर, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। कौन बचाता है उनको? उनके शरीर का रोमांच ही। रोमांच मतलब उनको पतंग आकाश में और अधिक ऊंचा उड़ाने का जो उत्साह है, वो रोमांच ही उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। उनका वो उत्साह ही उन्हें गिरने से बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। उनका उत्साह जो है उन्हें छतों के किनारों तक भी ले जाता है, क्योंकि उन्हें तो एक ही धुन रहती है कि पतंग और अधिक ऊंची उड़ानी, और अधिक आकाश में ऊंची ले जानी है। तो जो उनका ये उत्साह है वो उन्हें कभी कभी छतों के खतरनाक कोने तक भी ले जाता है, और इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान व ऊंचाई की तरफ ही केंद्रित रहता है। और उस समय उनका सारा ध्यान किधर केंद्रित होता है? कि उस पतंग की डोरी के ऊपर, उस पतंग की ऊंचाई के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित रहता है कि मेरी पतंग की डोर कितनी ऊंची उड़ रही है, मेरी पतंग आकाश में कितनी ऊंचाई पर चली गई है। उनका सारा ध्यान उस पतंग की डोर और उसकी ऊंचाई पर ही रहता है। तो ऐसा लगता है मानो कि पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। तो ऐसा महसूस होता है कि मानो उस पतंग की ऊंचाइयों ने और उस केवल जो ऊंचाई में जो पतंग उड़ रही है उस पतंग की डोर ने ही, और आकाश में पतंग की ऊंचाइयों ने, जैसे जैसे पतंग उड़ती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उस पतंग के साथ साथ बच्चों का जो बाल मन है, जो कल्पना है, वो भी आकाश में ऊंची उड़ रही है। तो वो कल्पना ही और वो उत्साह ही वो एक डोरी, पतंग की डोरी के सहारे उस बच्चे को थामे रहती है। कहने का मतलब है कि जब पतंग आकाश में ऊंची उड़ती है तो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि मानो उस पतंग के साथ साथ बच्चों का मन भी आकाश में उड़ रहा है, और वो कल्पना और वो उत्साह वो ही उनकी डोरी के सहारे ही उनके मन को थामे रहता है, उनके शरीर को थामे रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का यह मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, और खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति हुई है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में यह चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्रसंग देख लेते हैं हम इसका। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। इस कविता के रचयिता कवि आलोक धनवा जी हैं, और इस कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तन और बालक की सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है। प्रसंग हमारा पूरे दोहों में यही चलेगा। व्याख्या देख लेते हैं हम। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी जो आकाश में उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे भी मतलब मन अपने रंध्रों के सहारे, कि जब पतंग आकाश में उड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं, और उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात आकाश में जब पतंग और ऊंचाई पर उड़ती हुई दिखती है तो ऐसा लगता है कि उस पतंग के साथ साथ बच्चों के जो मन हैं वे भी आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। और उनके शरीर का रोम रोम उस एक संगीत उत्पन्न कर रहा है। एक उत्साह से बच्चे जो आवाजें निकालते हैं, उनके शरीर के रोम रोम में जो एक खुशी होती है, तो वो खुशी है, जो वो उत्साह है, तो ऐसा लगता है कि वो रोम रोम उनका खिला हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है कि एक संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, उनका रोम रोम एक संगीत उत्पन्न कर रहा है, तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। तथा बच्चों का जो बाल मन है, जो बच्चों की कल्पना रूपी मन है, वो भी पतंग के साथ साथ आकाश में ऊपर उड़ रहा है। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। कभी कभी बच्चे जो हैं छतों के किनारे से गिर भी जाते हैं, और कभी कभी जब वे अपने लचीलेपन के कारण मतलब वे एक बार आगे होते हैं फिर एक बार नीचे झुकते हैं, तो ये जो उनका लचीलापन होता है ना,
कभी कभी अपनी इस लचीली गति से ही वे गिरने से बच जाते हैं और उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। और जब वे गिरने से बच जाते हैं तो उनका जो डर होता है ना छतों से गिरने का, तो वो डर जब खत्म हो जाता है, तो जब डर खत्म हो जाता है तो उनका जो उत्साह है पतंग उड़ाने का वो और अधिक बढ़ जाता है और फिर वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आ जाते हैं। फिर वे अधिक उत्साह से और एक नए जोश से दूसरी सुबह फिर आ जाते हैं छतों पर पतंग उड़ाने। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाने आ जाते हैं ना, तो उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो गिरने का डर है वो खत्म हो गया, तो उनका उत्साह और अधिक बढ़ गया। तो वे नेक्स्ट डे सुबह दोबारा से छत पर पतंग उड़ाने आ जाते हैं और उनकी जो पतंग उड़ाने की गति है वो और अधिक तेज हो जाती है, पहले से अधिक बढ़ जाती है। और पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती हैं। और जो पृथ्वी है वह भी उनके कोमल पैरों को छूने के लिए उनके बेचैन पैरों के पास वापस से उनके पास आती है। बेचैन पैरों का मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको चैन नहीं पड़ता, उनका तो ये मन होता है कि मैं पतंग और ऊंची उड़ाऊं और ऊंची उड़ाऊं। तो बेचैन पैर इसलिए कहा गया है कि बच्चों को मतलब शांति नहीं है, कि उनको तो ये लगता है कि नहीं मेरी पतंग और ऊंची उड़नी चाहिए और ऊंची उड़नी चाहिए। तो जो उनका जो मन है वो बेचैन है कि मुझे और अच्छी पतंग उड़ानी और ऊंचाई पर उड़ानी है। तो उनके बेचैन पैरों के पास इसलिए कहा गया है कि जो बच्चों का उत्साह है वो और अधिक बढ़ता ही जाता है, तो वे अपनी पतंग ऊंची उड़ानी चाहते हैं और इसीलिए वे छत के एक कोने से दूसरे कोने से भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया कि बेचैन पैरों के पास, तो पृथ्वी इसीलिए उनकी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। ठीक है, इसका हम विशेष देख लेते हैं। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं और इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार के यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब है और भाषा में यहाँ लाक्षणिकता है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता का भावार्थ पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए वेलकम एंड बाय।